नमस्कार। इस समय हम हरदोई के सांडी से सपा की पूर्व सांसद और मौजूदा सपा की विधानसभा उम्मीदवार उषा वर्मा के साथ में हैं। उनसे चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस चुनावी दौर में वो जनता के बीच में किस तरीके से जा रही हैं और उनकी चुनावी रणनीति आखिर क्या है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप किस तरीके से क्षेत्र में जा रही हैं और किस तरीके की समस्याएं आपके क्षेत्र में सामने आ रही हैं? देखिए, मैं सांडी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हूँ और हम जनता के बीच में बराबर जा रहे हैं और वहाँ पर जनता की समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं क्षेत्र में, और विशेष रूप से जो सड़कों की समस्याएं हैं, बहुत ही जर्जर स्थिति में है सड़कें। और विशेष रूप से इस समय जो समस्या है वो आवारा पशु की है। लोग परेशान हैं। हम ये देखते हैं कि कोई हमारी मीटिंग भी होती है तो उसमें भी लोग लाठी डंडा लेकर खड़े होते हैं। का है मतलब जब कुछ उनसे पूछते हैं कि नहीं, वो जो लाठी डंडा लेके आए नाराज हैं का वो लोग? हम पूछते हैं कि लाठी डंडा क्यों लेकर आए, तो कहते हैं अभी हमें खेत में जाना है यहाँ से, या बीच से ही कभी कभी कहने लग जाते हैं। वो चिंता उनको रहती है कि मुझे खेत में जाना है, गाय और सांड से बचाने के लिए अपना खेत। बताते चलें कि किसान जो होता है वो अपने खेत को अपने बच्चे की तरह पालता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और खासकर हरदोई में आवारा पशुओं की समस्या चरम पर है। प्रशासन ने आवारा पशुओं को रखने के लिए गोवंश आश्रय स्थल बनवाए, लेकिन आवारा पशुओं की समस्या हल नहीं हुई है। और अब इन दिनों राजनीति में आवारा पशुओं की समस्या सिर चढ़कर बोल रही है और सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं चिंता में डाल रही है। तो ऐसे में हम फिर जानेंगे कि क्या समस्याएं और इन आवारा पशुओं के अलावा क्या समस्याएं हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो नौजवान बच्चे हैं बेरोज़गार, उनको देख करके मुझे बहुत ही दुख भी होता है, कष्ट होता है कि जब बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बच्चे जो एमबीए की डिग्री लिए हैं, डॉक्टर इंजीनियर की बीटेक की डिग्री लिए हैं, जब उनके पास नौकरी नहीं है, बीटीसी किए हैं, बीएड किए हैं, टेट भी पास कर लिया है, उसके बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो जो बहुत कम पढ़े बच्चे हैं, कोई केवल 8th क्लास किया है, हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, तो हम उनके लिए नौकरी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो उनके लिए कोई संसाधन ऐसे होने चाहिए, उनको रोज़गार मिलने का संसाधन होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान सरकार में कोई परीक्षा नहीं हो रही है। अगर परीक्षा होती है तो उसका पर्चा लीक हो जाता है। अगर वो परीक्षा पास भी कर लेता है बच्चा तो उसके बाद कहीं उसका रिजल्ट कहीं हाई कोर्ट में रुक जाता है। तो बहुत समस्या है। आप खुद एक माँ हैं और बच्चों की समस्याओं को लेकर के काफ़ी सीरियस भी रहती होंगी। ऐसे में जब एक छात्र को उसका पर्चा रुक जाता है और वो घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि हमारा पर्चा रुक गया है और इसके बाद में जो है अब हमारा डेट ऑफ बर्थ भी निकल जाएगा, उम्र जो है निकल रही है, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? और ऐसी समस्याओं को दूर कराने के लिए अगर पब्लिक आपको चुनती है तो उसको लेकर के आप किस तरीके से आवाज़ बुलंद करेंगी? देखिए, जो बच्चा तैयारी करता है अपने परीक्षा की, जब उसका पर्चा लीक होता है तो वो तो मायूस होता ही है, उनके पेरेंट्स भी मायूस होते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो बच्चों के स्कूल बंद हैं, छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ये हम जब गाँव में जाते हैं तो मुझे जो महिलाएँ हैं, जो माँ हैं, उन्होंने कहा है, मतलब ये समस्याएं अधिकतर मैंने ये देखा है कि पुरुषों ने नहीं कहा है। मतलब गांव की जो बिना पढ़ी लिखी माँ है वो उन्होंने कहा है, वो चिंतित है अपने बच्चे के लिए। वो जब कहती है कि हमारे बच्चे 2 साल से ऐसे ही घूम रहे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो हम ये सोचते हैं कि जो बच्चे अभी 2 साल पहले कक्षा 2 में थे, अभी 2 साल के बाद उनको कक्षा 4 में होना चाहिए था। अगर अभी हम उनसे कुछ पूछेंगे तो वो पिछला जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा होगा वो सब कुछ भूल चुके होंगे। तो क्या अगली जो ये सरकार होगी, क्या उनको जो परीक्षा देंगे या आगे वो बच्चे पढ़ेंगे, जब आवेदन करेंगे अपनी नौकरी के लिए, क्या उसमें भी उनको छूट मिलेगी? मैं देख रहा हूँ कि आप जब माँ और बच्चे को लेकर के आपसे हमने चर्चा की तो आप कुछ इमोशनल हो रही हैं। नहीं, क्योंकि मैंने ये समस्या देखी है ना। क्योंकि जब माँ मुझे सामने कहती है, या किसी मैं कहीं जाती हूँ, अगर गाँव में मुझे जो माँ होती है वो कहती है कि हमारे गाँव में कोई स्कूल नहीं है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्कूल होना चाहिए था, क्योंकि माँ चिंतित है। क्योंकि मैं भी माँ हूँ तो इसी वजह से उसकी माँ की चिंता को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ कि वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए कितना चिंतित है। तो अच्छा, क्षेत्र के माँ के और बच्चे के बीच से हटके हम थोड़ा सा क्षेत्र के भविष्य की चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्र में और जो ज़मीनी स्तर पर जैसा कि कहा गया था कि हम रोड को गड्ढे से मुक्त करा देंगे, तो क्या सीन है आपके क्षेत्र में? आप तो लगातार जा रही होंगी। देखिए, मुझे तो बहुत ही हैरानी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश की सरकार को 5 वर्ष पूरे होने को हैं, हो गया है 5 साल, और अभी भी जो गड्ढा मुक्त करने के लिए सड़कें कही गई थी वो भी अभी गड्ढा युक्त हैं। और अभी जब धान की रोपाई हो रही थी उस समय आपने भी देखा होगा कि पेपर में भी देखा होगा, बघौली थाने के सामने वहाँ के लोगों ने जो सड़क पर गड्ढे थे उसमें धान की रोपाई की थी।
इसके अलावा और भी कई क्षेत्र में हुआ था, लेकिन हालांकि आपने सांडी के बारे में पूछा है तो सांडी में इस जगह रुपाई मतलब आप विपक्षी दल हैं तो आप पूरी तरीके से बीजेपी को घेरने के लिए, वो तो कह रहे हैं कि ये सारी रोडें फर्स्ट क्लास हो गई। सोशल मीडिया पे बड़ा आजकल चल रहा है कि उनके क्षेत्र की सारी रोडें जो है वो गड्ढा पूरी तरीके से मुक्त हो चुकी हैं और बेहतरीन रोडों पर स्थिति है, लोग फर्राटा भरते हुए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो ये तो सभी लोग चलते होंगे, उन्हीं सड़कों पर हम भी चलते हैं, उसी सड़कों पर बीजेपी वाले भी चलते हैं और सभी पार्टी के लोग चलते होंगे, तो गड्ढे तो सभी को दिखाई अच्छा, दे रहे हैं। सांडी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आपने अभी तक अपने क्षेत्र में पहले क्या काम किए हैं वो बताइए। देखिए, मैं 3 बार लोकसभा के सदस्य रही हूँ और जब समस्याओं की बात आती है तो मुझे पूरे क्षेत्र की ही समस्या ध्यान में आती है। तो मैं जब क्षेत्र में जाती हूँ तो समस्याएं जो मैं देखती हूँ, कोई सड़क की समस्या है या पुलिया की समस्या है, तो मैं इसको नोट करती चलती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये समस्या का समाधान होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि लोग जब कहते हैं कि ये समस्या यहाँ पर होनी है तो वो मेरे पास पहले से नोट होती है समस्याएं, क्योंकि मेरा कटियारी क्षेत्र भी रहा था जब मैं लोकसभा की सदस्य थी। तो वहाँ पर आप जानते हैं जो बेड़ीजोर का पुल है, जो लगभग 120 करोड़ की उसमें बना है जी, उसका निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। इससे पहले जब हम सांसद थे तब भी कई पुल हमने बनवाए थे, लगभग 6 पुल उस क्षेत्र में बने थे। अइरोड़ी विधानसभा में कई पुल बने, बेटा बुजुर्ग का पुल बना, लालपालपुर का पुल बना, और इसके अलावा अभी और भी समस्याएं हैं अभी। अच्छा, बेरोजगार जो है अक्सर जो है वो क्षेत्र आपका जो आता है उसमें बाढ़ की भी समस्या बनी रहती है। बेरोजगार अक्सर पलायन करता है, बाहर कमाने के लिए जाता है। अगर उसको रोजगार की सुविधाएं यहीं मिले तो उसको जो है कहीं ना कहीं लोकल पे काम ना मिलता है, तो इसीलिए वो विदेश कमाने के लिए, या आप कहें कि गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा भरे पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में पता नहीं कितना आदमी पैदल ही चल दिया था वहाँ से। तो अगर आने वाले समय में आपकी सरकार बनती है, जैसा कि आप सांसद भी रह चुकी हैं, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप किस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी? देखिए, अगर आपने बाढ़ की समस्या को लेकर कहा है तो इसके लिए हमने लोकसभा में हमने कहा भी था कि जहाँ पर बाढ़ आती है उसके किनारों को पत्थर से उसको बांध दिया जाए, जिससे बाढ़ से और ज़्यादा एरिया ना बढ़े। इसके अलावा अभी आपने पलायन की बात कही है, तो पलायन केवल जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहीं के लोग नहीं करते हैं, क्योंकि पहले जैसे हम क्षेत्र में जाते थे तो कहीं भी अधिकतर गाँव में लोग ये कहते हैं कि यहाँ के कुछ लोग बाहर हैं, कोई पंजाब में है, कोई हरियाणा में है, कोई नोएडा में है, गुजरात तक में लोग हैं। तो ये लगता था कि वो उनको अच्छा काम मिल रहा होगा, वो लोग वहाँ पर गए होंगे काम करने के लिए। लेकिन जब कोरोना काल आया तो उसमें जब हमने देखा कि जब वहाँ के रोज़गार बंद हुए, तो जब लोग आए वहाँ से, जब आ रहे थे रास्ते में, तो बहुत लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने दम भी तोड़ दिया वहाँ पर। तो ये समस्या निकल के सामने आई कि जब यहाँ पर रोज़गार के संसाधन नहीं हैं तो इस वजह से वो लोग मजबूर हैं वहाँ बाहर जाने के लिए। और हम ये देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी डिग्री लिए हैं बच्चे, उनके हाथ में डिग्रियां हैं, MBA हैं, बच्चे BTech किए हैं, इसके अलावा BTC, B.Ed, टेट का भी उन्होंने पास किया है, लेकिन जब हाथ में उनके रोज़गार नहीं है तो समस्या ये आती है कि जो उनसे कम पढ़े बच्चे हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, जो कम पढ़े हैं, कोई 8th क्लास पढ़ा है, कोई हाई स्कूल इंटर पढ़ा है, तो उनके लिए रोज़गार की हम कैसे सोच सकते हैं। तो ये वही बच्चे होते हैं जब उनको रोज़गार नहीं मिलता है, वो मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वही बच्चे जाते हैं बाहर, क्योंकि अपने ज़िले में, अपने शहर में जो कम पढ़े बच्चे पढ़े होते हैं लेकिन उनको श्रम भी आती है मजदूरी करने में, तो यही बच्चे रोज़गार के लिए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और मैं उनके लिए ऐसे रोज़गार के संसाधन अपने ज़िले में ही लेकर के आऊँ कि उन बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। और आप ये भी जानते हैं कि और जो संसाधन जो भी समाजवादी पार्टी में हुए हैं रोज़गार के, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोनी शुगर मिल, रूपापुर शुगर मिल, हरियाणा शुगर मिल, बीकापुर की शुगर मिल, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी। इसके अलावा संडीला में जो मिरिंडा का प्लांट बना है वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। और हमें पूरा विश्वास है इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और रोज़गार के संसाधन हम अपने ज़िले में लाएंगे और इन बच्चों को बाहर ना जाना। अच्छा, सांडी वालों को क्या आराम मिलने वाली है अगर आप आती हैं तो? सांडी वालों को, सांडी में एक मुद्दा काफ़ी समय से चर्चा का विषय भी रहा है और उसको लेकर के लगातार पेपरों में दिखाई देता रहता है और सुनाई देता रहता है। एक तो वो रेल वाला मुद्दा काफ़ी पुराना चल रहा है, उसको लेकर के एक बस स्टॉप होने की बात काफ़ी समय से चल रही है। लोग बस स्टॉप की मांग को लेकर के काफ़ी मुखर हैं। जब हमने वहाँ के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में बस स्टॉप मतलब बस अड्डा नहीं है, बस अड्डे की मांग कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि हमारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर
कई तरफ से जो है रोडें मिलती हैं, लेकिन बस अड्डा नहीं है। और रेलवे लाइन को लेकर के काफ़ी समय से आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। बाढ़ की समस्या को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री नहीं है, इसको लेकर की भी चर्चा। तो आप क्या वादा करना चाहेंगी इस जनता से, इस पब्लिक से? क्या कहना चाहेंगी आप इनसे कि आपकी बात पर विश्वास करें? देखिए, सांडी क्षेत्र की जो मेन समस्या थी, सड़क की मेन समस्या थी, मेन रोड, उससे तो निजात हमने समाजवादी पार्टी की सरकार में पिछली बार हमने दिलवाई है। अरे नहीं, क्या कह रही हैं आप? मतलब आपने दिलवाई थी? वो तो कहते, प्रभास भाई कहते हैं हम अपने क्षेत्र में सब बिल्कुल डामरीकरण करवाएं। जो मेन रोड है, अच्छा, जो सांडी से इधर तिराहे तक जो जुड़ी है, वो हम ही ने बनवाई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। और क्या कहना चाहती हैं? और इसके अलावा जो भी समस्याएं हैं, अब आवारा पशुओं की समस्याएं हैं। अच्छा, वो बस अड्डे वाली जो मांग लगाता है, हाँ, बस अड्डे वाली जो समस्या है, ये सरकार बनेगी तो कितना अच्छा बस अड्डा लखनऊ में बना है, हरदोई में भी बस अड्डा जो बना है, ये समाजवादी पार्टी के देन है। और सांडी में भी जब अगर अगली बार अगर फिर से सरकार बन गई होती 2017 में जी, तो सांडी में भी बस अड्डा बन गया होता। और इस बार सरकार बनेगी तो वहाँ पर बस अड्डा भी बनेगा। और रेलवे की आपने बात की है, तो रेलवे लाइन की वहाँ पर समस्या है। तो देखिए, ये रेलवे लाइन जो है वो सेंट्रल नहीं, मैं आपको बता दूं कि उसको लेकर के बजट भी जारी हो गया है, पास भी हो गया है, ड्रोन सर्वे भी हो गया है, लेकिन वो कई बार बनना शुरू होती है और फिर वो रुक जाती है। तो उसको लेकर फिर आगे कैसे बढ़ाएंगे? मतलब उसका बजट भी पास हो गया है, लेकिन अभी तक बन नहीं रही है। तो अब ये तो बहुत से काम है इस सरकार के कि केवल पेपर पे चल रहे हैं और धरातल पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है, और बन जाए तो अच्छी बात है, लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। मतलब अगर आप बनती हैं तो आप उसको भी आगे बढ़ाएंगी? बिल्कुल बनाएंगे उसको। तो काफ़ी देर तक चर्चा हुई हमारी, और हमने आपके क्षेत्र की बात की, और आपकी प्रत्याशी का कहना है कि हम क्षेत्र की जनता की समस्या का हल करेंगे। वैसे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि क्षेत्र में समस्याएं लगातार आती जाती रहती हैं, प्रत्याशी भी नए नए आते हैं, लेकिन जनता को उन्हें ही चुनना चाहिए जिन्हें आप पहले आजमा चुके हों। हमारे साथ में उषा वर्मा। हम कुछ कहना चाहेंगे जी। देखिए, जब आपने ये कहा कि प्रत्याशी आते जाते रहते हैं, तो इसमें मैं कहूँगी कि ना मैंने क्षेत्र बदला है, ना मैंने पार्टी बदली है। लोग अगर क्षेत्र बदल करके आते हैं तो वो इसीलिए क्षेत्र बदलते हैं कि उस क्षेत्र के लोग हमारी कमियाँ जानेंगे, अब इस क्षेत्र में चलो। और पार्टी भी इसीलिए बदलते हैं कि इस पार्टी के लोग हमारी कमियाँ जानेंगे, अब इस पार्टी में चलो। तो हमने ना क्षेत्र बदला है, ना पार्टी बदले, और ना हम बदले हैं। हम जैसे पहले थे वैसे ही हैं, और वैसे ही हम प्रत्याशी के रूप में अब मतलब अपनी बातों को बड़ी ही बेबाक तरीके से रखने के लिए ये जानी जाती हैं, और क्षेत्र की जनता से भी इनका अपना एक अलग ही ताल्लुक है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप देखते रहिए पब्लिक अड्डा, और जो नीचे वाली लाइन है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप बहुत होशियार हैं, आपको खुद पता होगा कि करना आखिर क्या है। तो नमस्कार, देखते रहिए पब्लिक अड्डा।